Hello bachas, in today's class I am going to start the first chapter of your class 10th physics, that is gravitation. चैप्टर तो नया है बट कंसेप्ट पुराना है. अब ये मत बोलना कोई कि हमको ग्रेविटेशन क्या है पता ही नहीं है. भाई पता है सबको. ग्रेविटेशन जैसे ही हम बोलते हैं हमको न्यूटन की स्टोरी याद आती है कि न्यूटन बैठा था, पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर एक एप्पल गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी सर्च किया. रियल में ऐसा नहीं हुआ था बॉस, ये सिर्फ एक स्टोरी है जो हमें ग्रेविटेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए सुनाई गई थी. तो चले कुछ फैक्ट्स पढ़े ग्रेविटेशन के बारे में. है तो ग्रेविटेशन एक फोर्स, ये तो आपको पता है कि ग्रेविटेशन जो है वो एक फोर्स है जो अट्रैक्ट करता है. कैसा टाइप का फोर्स हो गया? अट्रैक्टिव फोर्स. हाँ, अभी अट्रैक्टिव फोर्स अगर ग्रेविटेशन है तो बट ऑब्वियस सिर्फ मैं अकेली तो अट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब टू बॉडीज का होना नेसेसरी है. तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा. अब अगर ये रियल होता तो सब एक दूसरे के से टकराते रहते, कोई इधर खींचाता, कोई उधर खींचाता, कोई प्लैनेट खींचा जाता. ऐसा नहीं होता ना कि अर्थ के ऊपर एक अलग अनदर प्लैनेट आके गिरा है. कभी हमने ऐसा नहीं सुना है. क्यों नहीं सुना है? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होने के साथ साथ ये एक्ट करता है, एक्ट्स ओनली एट पॉइंट मास, सिर्फ ओनली ऑन पॉइंट मास, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास पे एक्ट करेगा. अब बोलोगे ये मैम पॉइंट मास क्या है? भाई एक नया नाम दे दिया आपने हमको. पॉइंट मास क्या है ना, अगर रात को खड़े होके चंदा मामा को देखोगे तो चंदा मामा को हम अपने एक हाथ से भी कवर कर लेंगे, हाथ तो ठीक है, एक फिंगर से भी कवर कर लेंगे. और अगर मैंने अपने घर की रोटी उठाई और चंदा मामा के सामने रखा तो जो चंदा मामा है वो और जो रोटी है हमें ऑलमोस्ट सेम साइज के दिखते हैं. इसका मतलब क्या भाई, हमारे चंदा मामा सिर्फ रोटी के साइज के हैं क्या? नहीं, वो तो हमारे धरती माता से भी बड़े हैं, है ना. तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हमको वो रोटी के जैसे दिख रहे हैं? सोचा है कभी क्यों होता है? क्योंकि वो हमसे इतने दूर हैं कि हमारे लिए वो सिर्फ एक पॉइंट है. तो ग्रेविटी जो है वो तभी एक्ट होता है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में हैं. आजकल बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेंड चला है ना, तो ग्रेविटी लॉन्ग डिस्टेंस में एक्ट होता है. नेक्स्ट, अब कभी रास्ते में किसी को ऐसे खड़ा देखा है क्या? या रास्ते में कोई ट्रक ऐसे उल्टा खड़ा है ऐसा देखा है क्या? या कोई ट्रक ऐसे टेढ़ा खड़ा है ऐसा देखा है क्या? नहीं देखा है. जो जैसा होना चाहिए वो वैसे ही रहता है. क्यों होता है? क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स भी है भाई. सेंट्रल बोले तो सेंटर, फोर्स बोले तो फोर्स. मतलब सपोज करो ये है मेरा बॉडी जिसका मास m1 है और ये है मेरा बॉडी जिसका मास m2 है. अब देखो दोनों का साइज अलग अलग है, तो ये जो है ना ये ऐसे और ऐसे ही सिर्फ एक्ट होगा, सिर्फ ऐसे एक्ट होगा. ये यहाँ से यहाँ नहीं एक्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ नहीं एक्ट होगा. तो कैसे भी पकड़ के तो उठा सकते हैं. तो सेंटर टू सेंटर एक्ट होता है. अब ये ना एक लॉ भी फॉलो करता है न्यूटन के, थर्ड लॉ को. ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी है. इसलिए ग्रेविटी जो है वो चंदा मामा पे फोर्स एक्ट करता है. अपना अर्थ कि भाई हम तुमको खींच रहे हैं, तो चंदा मामा बोलते हैं हम भी पीछे नहीं है, हम भी तुमको खींच रहे हैं. तो बैलेंस बना के रखते हैं. समझा क्या ग्रेविटी के बारे में? कि फोर्स तो है. कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है. एक्ट होता है सिर्फ पॉइंट मास पे. सेंट्रल फोर्स है और एक्शन रिएक्शन फोर्स है. तुम जितना उसको फोर्स दोगे, एक बॉडी उसको जितना ग्रेविटी देगा वो उतना रिटर्न लेगा, उधार नहीं रखता. ठीक है. नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बच्चों को पता नहीं क्यों इतना टेंशन होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से.
है तो बड़ा ही सिंपल, क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखते ही स्ट्रेस, क्लासरूम में एक टेंशन का माहौल। देखो न्यूटन जी ने क्या बोला, बोला कि बच्चा एक ले लो बॉडी जिसको बोल दो मास m1, एक और ले लो बॉडी जिसको बोल दो मास m2। ठीक है, अब तुमको अभी पता चल गया ना कि सेंटर टू सेंटर एक्ट होगा, तो ये ले लो m1 के सेंटर से m2 के सेंटर पे, इसको कंसीडर कर लो डिस्टेंस जिसको बोल दो d। अगर टेक्स्ट बुक में r है तो r भी बोल सकते हो। ठीक है, अब सोचते हैं कि न्यूटन जी ने बोला क्या था। ठीक है, इधर डेरिवेशन करते हैं, इधर स्टेटमेंट लिखेंगे। पहले डेरिवेशन समझते हैं, डेरिवेशन के बाद स्टेटमेंट लिखना इजी हो जाएगा। न्यूटन जी ने क्या बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना टू बॉडीज में, वो बेचारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडी। दोनों भी मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या कि अगर मैं m1 मास को इंक्रीज करी तो f इंक्रीज हो जाएगा, अगर मैंने m2 मास को डिक्रीज किया तो f मतलब जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली m2 मास को इंक्रीज किया, सपोज m1 वैसे ही रहने दिया तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और m2 मास को डिक्रीज किया तो फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। भाई बड़ा अच्छा दोस्ती है दोनों में। ये तो पढ़ाई है ना कि आपको भीम को धक्का देने के लिए और पतलू को धक्का देने के लिए सेम फोर्स का जरूरत नहीं है, और बाई चांस आपने भीम को और पतलू को सेम फोर्स से धक्का दिया तो पतलू उड़ जाएगा और भीम बेचारा गिरेगा। तो छोटा मास है तो छोटा फोर्स चाहिए, बड़ा मास है तो बड़ा फोर्स चाहिए, क्योंकि फोर्स और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, साथ साथ चलते हैं। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस जो है d, अगर ये इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज होगा, नज़दीक किया तो ज़्यादा फोर्स, और अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया तो फोर्स डिक्रीज होगा। समझने के लिए एक बात बताती हूँ आपको कि अगर सपोज करो मम्मी बहुत गुस्से में है तो मम्मी के पास बैठना ज़्यादा डेंजरस है ना, मार जल्दी पड़ेगी, तो इसलिए हम मम्मी से दूर भागते हैं। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज किया तो मम्मी का फोर्स मतलब गुस्सा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर डिक्रीज किया तो गुस्सा भाई इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यूटन जी ने बस इतना बोला, हमने बोला इससे क्या काम होगा, चलो हम लोग इसको फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनाया, दैट इज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा फॉर्मूला के लिए, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया। कैसे हटाया? f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, where g is called gravitational कांस्टेंट। कांस्टेंट है मतलब इसका एक तो मैथमेटिकल फिक्स्ड वैल्यू होगा, और वो वैल्यू क्या है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ से हमको एक फॉर्मूला और मिलता है, g का मिलता है, मतलब एक एक्सप्रेशन और मिलता है, g इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, तो अभी हमको तो बेसिक पता है ना भाई, ये फोर्स है तो इसका जो SI यूनिट है वो क्या होगा, न्यूटन होगा, और इसका जो SI यूनिट है वो क्या होगा, देखो फोर्स का न्यूटन, d का मीटर स्क्वायर, d स्क्वायर है तो अपॉन m1 का kg, m2 का kg, kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। डेरिवेशन समझा? सिंपल था ना। तो चलो स्टेट करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
स्टेट्स दैट, ये तो फॉर्मेलिटी वाला लाइन है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज, हम इज इसलिए लिखे क्योंकि हम एक फोर्स की बात कर रहे हैं, बॉडीज की बात नहीं कर रहे हैं. इज डायरेक्टली proportional to the product of masses of two bodies, product of masses of two bodies and inversely proportional to square of distance between them. Simple. Newton's law of gravity states that the attractive force is directly proportional to product of masses of two bodies and it is inversely proportional to square of distance between them. ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक्सप्रेशन. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया. इफ़ यू लाइक द कंसेप्ट then please like, share and subscribe. Thank you for watching.